हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा ही पेपर पर्यावरण के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके से डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2016 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से केरल जाने के लिए बैठा हुआ है। सूरत गुजरात में है, केरल नागरकोइल जो है वो केरल में है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चलती है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल केरल पहुंच जाती है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 2120 किलोमीटर है। तो यात्रा की औसत चाल यहाँ पर क्या होगी? एग्जामिनर आपका जीके टेस्ट करना चाहता है कि नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं। आपका पर्यावरण टेस्ट करना चाहता है कि सूरत से यदि इंसान केरल जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मैथ्स टेस्ट करना चाहता है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा पाओगे क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम का, चाल बराबर दूरी बटा समय का। सीधी सी बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले दिन गिन ले, क्योंकि अपन को पता है स्पीड अपन को निकालनी है, डिस्टेंस अपने पास रखी हुई है 2120 किलोमीटर। बस हमें टाइम निकल गया तो आसानी से आप लोग इसको भाग दे दोगे टाइम को डिस्टेंस से, तो आपका यहाँ पर आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो अब समय निकाल लेते हैं। आपको पता है कि नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। आप उंगलियों पर गिनेंगे तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, लीप वर्ष पर डिपेंड करेगा। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। नवंबर की बात करिए, नवंबर में 30 दिन होते हैं। अब बंदा 29 तारीख को निकला है और 1 तारीख को पहुंच रहा है, मतलब एक दिन तो पूरा उसने ट्रेन में ट्रेवल किया है। मतलब 19:45 से लेकर अगले दिन के 19:45 तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 24 घंटे हो गए। अब यहाँ पर अपन चलते हैं 24 तक, क्योंकि आपको पता है ट्रेन में 24 बजती है। जैसे हमारी घड़ी में 2 बार 12 बजती है, वैसे ट्रेन में 1 बार 24 बजती है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से काउंट करते जाओ, एक एक 24 घंटे के बाद का अपन काउंट कर रहे हैं, फिर अपन प्लस 24 यहाँ पर कर देंगे। 19:45 से अगले दिन की हमें बजानी है 11:45। तो 19:45 से 20, 21, 22, 23, 24, फिर 1 आ जाएगा, तो वापस अगला दिन लग गया, 1 तारीख हो गई, और 1 तारीख की 11 बजे तक, ठीक है। तो गिन लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 घंटे तो ये हो गए, और 24 घंटे पूरा 29 लेकर 30 तारीख का। तो टोटल कितने हो गए? 16 और 24 कितने होते हैं? 15 और 25 गिन लो, हो गए 40 घंटे। तो बंदा 40 घंटे तक ट्रेन में बैठा हुआ है सूरत से गुजरात केरल जाने के लिए। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है हमारे सामने 2120 किलोमीटर। काट लो, स्पीड आ जाएगी, स्पीड 4 और 5 जो 20, 4 या 12, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, हम लोग कल फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि थोड़ी बहुत मैथ्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आपको पता होगा, आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर आता है चमकते सितारे, जहाँ पर भारत की जितनी भी फेमस पर्सनालिटी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जितनी भी पर्सनालिटीज है, सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मतलब बहुत फेमस आपका चमकता सितारा वेट लिफ्टर कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियमसन भी है चमकता सितारा में। चमकता सितारा में वो स्पेस से संबंधित है, बछेंद्रीमाल पहाड़ों पर चढ़ाई से संबंधित है। तो अभी हमसे वेट लिफ्टर की बात कर रही है, तो हम लोग आंसर कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, हो सकता है। कपकपी हमको यहाँ पर सीधी सी बात बताई हुई है कि सिनकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी का उपचार करते हैं। हिंट के तौर पर उसने बोल दिया है कि बुखार में आपको कपकपी, ठंडी लगती है, ठंड बहुत लगती है, मलेरिया में ही आपको ठंड लगती है ना। तो आपको यदि ये नहीं पता था कि सिनकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार होता है, तो आप ये देखकर भी कर सकते थे कि बुखार के साथ ठंड लगना मलेरिया का एक सिम्टम्स है, मलेरिया का एक बोल सकते हैं। आपको पता चल जाता है, बुखार लग रहा है और आपको कपकपी लग रही है, ठंड लग रही है, आप कंबल डाल रहे हैं, फिर रजाई भी डाल रहे हैं, फिर भी ठंड लग रही है, मतलब कि बच्चे को या व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। निपेंथिस, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट है आपके सामने, ऑप्शन नीचे 4 है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते, जो भी सही लगेगा वो हमारा आंसर होगा।
यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है यहाँ पर इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ रहता है। तीसरा बोल रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ऑप्शन डी बोल रहा है ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है और बाहर जो कि कीड़े जो इसमें फंस जाएंगे तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक बार ऑप्शन आप देख लो, फिर अपन इसको वापस से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि इसमें से आपको कौन से कथन है जो स्टेटमेंट जो है वो सही लग रहा है। बी और डी सही है, ए बी और सी सही है, ए और बी सही है, या फिर ए और सी यहाँ पर सही है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सही है। पहला तो सही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में सिर्फ मेघालय में पाया जाता है। इंडिया के बाहर की बात करें तो आपको मेघालय के जंगलों में देखने को मिलेगा। इंडिया के बाहर जैसे हम लोग हमारे घर के बाहर तुलसी लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुलाब का पौधा लगाते हैं, बहुत सारे लगाते हैं पौधे। तो वहाँ पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर निपेंथिस का पौधा लगाते हैं क्योंकि घर में जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं उनको ये पौधा क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और वहीं पर ख़त्म कर देता है। तो घर में भी कीड़े मकोड़े, छोटे जानवरों के जाने का खतरा नहीं रहता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसलिए इंडिया में इसे घटपड़ नहीं बोला रहता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ रहता है। कोई भी जीव इसके ऊपर बैठेगा तो उसकी जो लेयर होती है, जहाँ पर इस ऐसा पौधे की जो किनारे होती है, इस किनारे इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं चिपचिपी होती है कि इसके अंदर जानवर गिर के ही मानेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर निकल जाने के उसके कोई चांसेस होते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसाता है। नहीं, इसके अंदर एक बड़ा मेंढक भी आकर फंस सकता है, इसका शेप इतना बड़ा होता है। तो तीसरा गलत लग रहा है। चौथा, यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। नहीं, हमने कभी नहीं पढ़ा कि घटपड़नी का पौधा आवाज भी निकालता है, तो पौधा आवाज नहीं करता है। आंसर यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तो ए और बी अपना यहाँ पर सही है। आंसर ए और बी होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है। दांडी यात्रा करी थी, नमक कर आंदोलन किया था, तो वह किस राज्य में स्थित है। आपसे सिर्फ इतना सा पूछा गया है। तो आपने पता है साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे कुछ समय पहले, उन्होंने चरखा भी चलाया था। वो कहाँ पर गए थे, गुजरात के अहमदाबाद में आए थे, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह स्थित है गुजरात में। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मैप की तरफ चलना पड़ेगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य में क्या कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल आते हैं। क्या आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक आते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की, जो कि एक प्रकार से दक्षिणी राज्य है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। जैसे कि हम पूरे भारत के नक्शे की यदि बात करें तो ये नक्शे में जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है भारत के नक्शे का, इसमें यहाँ पर ये सारे राज्य आपके स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तो एमपी के पास स्थित है। उड़ीसा भी ऊपर निकल जाएगा और यह महाराष्ट्र तो इस साइड में स्थित है। तो हिंट आपको यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई जो है अपने इस एरिया में, अगर दिशाओं की बात करें, मुंबई यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश बीच में, तो छत्तीसगढ़ थोड़ा यहाँ पर है, उड़ीसा थोड़ा यहाँ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 मिनट रुको, मैं आपको मैप के थ्रू भी बता ही देती हूँ। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, फिर मैप के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एनसीएफ की बात कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जब हम बच्चों को करवाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण संबंधों के पहचानने व बच्चों की समझ को प्रशिक्षित करना। दूसरा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तीसरा है विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्षण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो अब हमसे पूछा गया था कि उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसा हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन वैसा हो। तीसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करो।
पहला भी सेटिस्फाई कर रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचान लो। दूसरा क्या बोल रहा है कि संख्यात्मक कौशल का विकास करना, तो सिर्फ संख्या का ही विकास करे, सिर्फ संख्यात्मक कौशल ही बताए बच्चों को, तो ये चीज़ गलत है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो मैं आपको पहले एक बार मैप दिखा देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट पहली बार सेशन देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। चलो थोड़ा सा हो सकता है अभी ये ब्लर दिखेगा, बट जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँ उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करना। मैंने उड़ीसा को कैंसिल कर दिया था क्योंकि उड़ीसा इतना ऊपर रह जाता है, ठीक है। यदि हम लोग दिशा की बात करेंगे तो ये दिशा में यहाँ पर रह जाएगा, दिशा यहाँ पर बनेगी तो ये इस कॉर्नर पर रह जाएगा, ठीक है। आएगा तो दक्षिण में ही पर थोड़ा नीचे की साइड रह जाएगा। और जो हमारे आंसर में आ रहा था आंध्र प्रदेश आ रहा था, केरल आ रहा था और तमिलनाडु आ रहा था, तो ये सारे ही हमारे दक्षिण दिशा में आने वाले हिस्से हैं, ठीक है। एक महाराष्ट्र दिख रहा था, तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिखेगा इस जगह, ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। और आपने एक एमपी देखा था जिसकी वजह से हमने कैंसिल किया था, नहीं एमपी के पास वाला छत्तीसगढ़ देखा था, तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र अलग रह जाते हैं। उसके बाद तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तीनों एक ही जगह आते हैं, दक्षिणी हिस्से में आते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आपका आंसर बन गया था। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये है अपने भारत का नक्शा। ये आप देख लीजिए पूरा नक्शा है। चलिए क्वेश्चन की बात करें। एक सेकेंड, इसमें कर्नाटक भी रह गया क्योंकि हमसे पूछा था तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो ये तमिलनाडु अगर यहाँ पर है तो एक तो केरल इसको जोड़े हुए है, एक कर्नाटक जोड़े हुए है और एक आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ पर इसको जोड़े हुए है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, केरल, ठीक है। केरल आंसर में था, कर्नाटक ऑप्शन में था, आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में था, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के अंदर लगते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। किसी डॉक्टर का घर जो है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है, हॉस्पिटल जो है वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आती है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो कि एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाता है जो कि ए के दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वाई पर अस्पताल पहुंच जाता है जो कि सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगेन आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। दिशा और दूरी वाला है जिसे बोला जाता है आपका टॉपिक। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं कि एक डॉक्टर जो है उसका घर यहाँ पर स्थित है। एक डॉक्टर है हमारे सामने, उनका घर यहाँ पर स्थित है, यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो वो गलियों गलियों में होकर जाएंगे। सबसे पहले ए पर जाते हैं जो कि कोई एक्स बिंदु है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन भी पूरा दिख रहा है और डायग्राम भी यहाँ पर बन जाएगा। देखो एक्स बिंदु पर, एक्स बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं एक्स बिंदु पर स्थित है। ए जो है एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स का पूर्व किधर होगा, इस साइड होगा, एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक्स से ए पर आ गए, अब ए से क्या करेंगे, अब वो बी पर जाएंगे जो कि ए के ठीक दक्षिण में स्थित है। एक्स था, एक्स से ए पर गए, ए से फिर बी पर गए, ये 600 मीटर चले। ए के ठीक दक्षिण में कितने पर स्थित है, ए के ठीक दक्षिण में वो स्थित है 450 मीटर की दूरी पर। फिर वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अगर अपन ने इस दूरी को 600 माना है तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट जो है हमारा 120 मीटर होगा, तो 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, ठीक है। सी पर आ गए, सी से 450 मीटर की दूरी पर स्थित है, फिर वह सी पर आते हैं जो कि बी के 120 मीटर की दूरी पर, और अंत में वह अपने अस्पताल वाई पर पहुंच जाते हैं जो कि सी के ठीक उत्तर दिशा में, ये हमारा यहाँ पर यदि सी है तो सी के उत्तर दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है, 90 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का ये जो रेड पॉइंट है ये वाला, ये डॉक्टर का अस्पताल है और ये डॉक्टर का यहाँ पर घर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, ये डॉक्टर के अस्पताल के सापेक्ष उनके घर की सही दिशा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो अब आप मेरे को बताओ इस दिशा डायरेक्शन में ये दिशा कौन सी होती है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम।
अस्पताल के सापेक्ष उनका घर जो है कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराऊ एक प्रकार का डांस है। इस प्रकार का डांस कहाँ पर किया जाता है? तो मिजोरम में इस प्रकार का डांस किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, चेराऊ नृत्य जो है मिजोरम के लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह किस चीज़ को इंगित करता है? यह किस चीज़ को शो करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, क्योंकि खोज विधि की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षक केंद्रित है, याद करना या फिर सूचनाओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो ये चीज़ क्या शो करता है कि पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चों को खोज समझने के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम लोग बात करें तो पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो कि संकलित करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों पर, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों पर, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों पर, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5 के बच्चों की बात हो रही है। एक विषय बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाता है तीसरी से 5वीं में, फिर उसको छठी से साइंस में इंक्लूड कर दिया जाता है, अलग से पर्यावरण नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग तीसरी से 5वीं के बच्चों को ऐसा पर्यावरण में क्या पढ़ा देते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा सिर्फ पर्यावरण की शिक्षा नहीं होती, उसमें समाज का अध्ययन करवाया जाता है, विज्ञान के सारे कॉन्सेप्ट और उनके मुद्दों के साथ यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों हम लोग तीसरी से 5वीं के बच्चों को अलग से पर्यावरण पढ़ाते हैं? क्योंकि ये सारे चीज़ें बच्चों को एक साथ मिक्स करके यहाँ पर सिखा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब से आपसे पूछा हुआ है, सही स्टेटमेंट ढूंढकर बताइए। पहली, तीसरी और 5वीं की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाए। दूसरा ऑप्शन है, पहली से दूसरी तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन के मुद्दे और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाए। तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। या फिर 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पर बता दो। तो पहला वाला तो ऐसा लग रहा है कि पहली, तीसरी और चौथी की कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ा दो, मतलब अलग से पर्यावरण मत पढ़ाओ। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ा दो, अलग से पर्यावरण ना पढ़ाएं हम लोग। फिर है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय जो 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन हमें बोल रहा है 1 से 2, मतलब पहली और दूसरी की कक्षा जो है उसमें भाषा और गणित के माध्यम से, मतलब उनकी मेन लैंग्वेज या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी या कोई भी हो सकती है जो उनकी नेटिव लैंग्वेज, जो उनकी मातृभाषा है, जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा पढ़ते हैं। जैसे गुजरात वाले बच्चे गुजराती भी पढ़ते हैं, तो उस भाषा के माध्यम से ही उनको पर्यावरण की जानकारी वहाँ पर दे दो। तो सही बात है कि पहली और दूसरी में आपकी पर्यावरण की बुक नहीं आती, उसमें गणित और हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसके माध्यम से ही बच्चों को पर्यावरण पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण होता है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी करना, बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। अब आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का ज्ञान का निर्माण इन 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा हो सकता है? आप चाहते हैं कि बच्चे जो है पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझें, तो वो किन किन चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं? एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो देखो, पहला देखो, बच्चे सक्रिय एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सही बात है। बच्चे समुदाय के सदस्य बने, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, वो चीज़ भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, या फिर पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो, सीधी सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को क्या चाहिए, एक बार आप उनको पाठ्य पुस्तक दे दो, उसमें वो अच्छे से अपना कवर अप कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमको यहाँ पर सही दिख रहा है, दूसरा भी सही दिख रहा है और तीसरा भी यहाँ पर सही दिख रहा है। आपको पता होगा तो बच्चों को ज़्यादा परिभाषा नहीं रटवाई जाती है, उनको ज़्यादा हर एक चीज़ की व्याख्या नहीं दी जाती, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड वर्क करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यहाँ पर प्रयोग करे। तो आंसर यहाँ पर ए, बी और सी हमारा सही होगा। उनको प्रायोगिक कार्य जो हम लोग बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं, ताकि एक
प्रैक्टिकल वर्क जो है यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है। हम पढ़ते हैं ना कि थीम क्या है, पर्यावरण की 5 थीम होती है, फिर उनकी सब थीम होती है, तो वो उपक्रम के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि जानवर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र या फिर भोजन। तो हमको पता है कि जानवर जो है हमारा उपक्रम के अंदर आता है, मतलब सब थीम के अंदर आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आज का आपका होमवर्क है कि पर्यावरण के मेन थीम क्या है, ईवीएस के मेन थीम क्या है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर उसको हम लोग कल के सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे कि थीम क्या होते हैं, सब थीम क्या होते हैं, 5 कौन कौन से मेन थीम है वो आपको यहाँ पर बताने हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्व सूचनाओं बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो है कि विभिन्न कक्षाओं में हम बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबंधित कर रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हर संस्कृति हर एक चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ बच्चों को सूचनाएं दे रहे हैं, हम उनको थीम सब थीम बता रहे हैं, केवल पाठ्य पुस्तकें बता रहे, तो ये चीज़ें भी एकदम से गलत हो जाएगी, ठीक है। हम बच्चों को कनेक्ट करें, पर्यावरण से कनेक्ट तो करें पहले, ओके। चलिए एक क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने, फिर ऑप्शन है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ना, फिर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना। वृतांत, किसी भी कथा के बारे में बताकर कि पहले ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ, या फिर कहानियाँ सुनाकर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके। हमसे पूछा गया था कि हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों को जोड़ने के हम कौन से तरीके यहाँ पर अपना सकते हैं। पहला वृत्तांत सुनाकर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कहानियाँ सुनाकर कर सकते हैं, दूसरा भी सही है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके, प्रभावशाली व्याख्या करके, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, हम लोग कर सकते हैं ए, बी और डी। डी भी यहाँ पर सही लग रहा है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करो और साथ में व्याख्या भी करो। प्रदर्शन मतलब टीचर बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर शो कर रहा है और उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से यहाँ पर जा रही है। तो ए सही है, बी सही है और डी यहाँ पर सही है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ पर सिर्फ टिक करके आएंगे ए और बी, क्योंकि अभी ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या टिक करना होगा, ये पूरा आपका सीटेट का पेपर है, तो आंसर आपको करना होगा यहाँ पर ए और बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन के टीचर के रूप में आप बच्चों को अवलोकन करना सिखा रहे हो, चित्र बनाना सिखा रहे हो, जानवरों के बारे में बच्चों को प्रेरित करना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो एनिमल्स एक्टिविटी के बारे में। तो इससे क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा, रचना कौशल का विकास होगा, या फिर सौंदर्यगत संवेदना का आप उनके अंदर विकास यहाँ पर करना चाहते हो। तो तीनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि बच्चे के अंदर हो, बच्चे में जानवरों एनिमल्स को प्रति संवेदना आए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। सीखने का सिद्धांत कौन सा चलता है पर्यावरण के अंदर, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, वैश्विक से स्थानीय की ओर जाना, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। तो हमेशा याद रखना ईवीएस के अंदर ज्ञात से मतलब ज्ञात मतलब नोन टू अननोन मूव किया जाता है। जैसे हम बच्चों को पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आसपास हो रहे पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को जानकारी देनी होगी, जिसके बारे में वो पहले से जानते हो। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ा जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र के माध्यम से, शिल्पकला आर्ट के माध्यम से सीखने पर फोकस किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली तरीका है।
दूसरा ऑप्शन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। और समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से करने में सहायता हमें प्रदान करता है। तो क्या आंसर आपको लग रहा है? एक तो ये अनुशासनहीनता बना रोकना और टीचर का आसान हो जाए, ये चीज़ गलत लग रही है। दूसरा सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है। ठीक है, ताकि बच्चे क्या हो खुद से एक्टिविटी करे और खुद से एक्टिवेट रहकर कार्य को करे और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम टाइम पर कंप्लीट हो जाए, तो ये चीज़ भी गलत है। तो आंसर होना चाहिए हमारा बी और सी। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला बोल रहा है बी और सी और डी, ए और डी सही है या फिर बी और डी यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के प्रभावशाली तरीके से एक प्रभावशाली संसाधन के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है? सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। ठीक है, तो बच्चा हम लोग चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लास में बैठकर पढ़ाई करे, तो हम लोग इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग परिवार के सदस्यों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के सदस्य बच्चों को पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर समुदाय के सदस्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं, समुदाय के सदस्य भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। फिर हम लोग समाचार पत्र और कक्षा का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, एक कक्षा 5 के शिक्षक जो है एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उन चींटियों के आने का इंतजार करती है। तो टीचर यदि इस प्रकार की एक्टिविटी करवा रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला बता रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित कर रही है। बच्चों के क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से लाने को प्रेरित कर रही है कि घर से सॉल्व करके लाओ। तीसरा, अवलोकन करने को प्रेरित कर रही है या फिर अनुभव साझा करने को प्रेरित कर रही है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि ऑप्शन नंबर 1 को ही टुकड़ों में बांट कर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्रियाकलाप का अवलोकन करना, अनुभव साझा करो तो ये हो गया, अवलोकन करना ये हो गया, और इस पर चर्चा करने को प्रेरित कर रही है। तो एक आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? हमसे बोला है कि कौन सा रचनात्मक आकलन यहाँ पर नहीं होगा। वर्णन अभिलेख करना, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तीसरा है पोर्टफोलियो या फिर क्रम निर्माण मापनी, रेटिंग स्केल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक समेटिव असेसमेंट जो होता है जो बिल्कुल सेशन के लास्ट में किया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन में ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है पूरे साल भर एक्टिविटी करे, पूरे 10 महीने जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें एक्टिविटी करे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारे योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में आंकना चाहिए? ठीक है, वो आंकना चाहिए है। पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों की किस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, किस चीज़ का इवेल्युएशन कर सकते हैं? सबसे पहला है आकलन में संकेतों का उपयोग करके बच्चों के सीखने का हम गुणात्मक आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चों के सीखने को सही या गलत में माप सकते हैं, या फिर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में जो आज हमने क्या सीखा है उस पर हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में किस चीज़ को आंकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में होगा किस चीज़ को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा कि किस चीज़ को नहीं आंकना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सही और गलत की व्याख्या नहीं करते। बच्चों को हम ऐसे नहीं बोलते कि तुमने ये चीज़ गलत करी, तुमने ये एक्सपेरिमेंट गलत किया। बच्चा गलत करता है तो हम लोग संकेतों का उपयोग कर सकते हैं, हम लोग गुणात्मक आकलन का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और यदि कक्षा 5 की हम लोग बात कर रहे हैं तो सीखने पर चर्चा के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यदि क्वेश्चन में नहीं है तो इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकती है। पूरी गर्दन को आगे पीछे घुमाने का एक कला जो होती है किस पक्षी के पास होती है, बसंत गोरी, मैना, उल्लू या फिर कौवा के पास। ठीक है, तो ये वाली जो कला होती है ये किसके पास होती है, ये होती है उल्लू के पास। वो अपनी गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा सकता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, नीचे दिए गए सूची पर विचार करिए और इसमें से आपको बताना है कि कौन दूसरों से भिन्न है। घड़ियाल, कछुआ, मछली या कौवा। तो तीनों पानी में रहने वाले जीव है। कौवा जो है उड़ने वाला पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से जगह पर कौन सा सेवन किया जाता है, किस प्रकार का भोजन खाया जाता है। हांगकांग की बात हो रही है, हांगकांग में क्या खाया जाता है, आपको पता ही है क्यों फेमस है हांगकांग। केरल क्यों फेमस है, कश्मीर क्यों फेमस है और गोवा क्यों यहाँ पर फेमस है। तो आपको ये नीचे कोडिंग करना है, कूट वाला आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। हांगकांग क्यों प्रसिद्ध है ये आप बताइए। ठीक है, फिर केरल, एक काम करो आप खुद से यहाँ पर सॉल्व करने का ट्राई करो कैसे बन रहा है। एक दो चीज़ें भी याद है यदि आपको पता है। गोवा क्यों प्रसिद्ध है, क्या खाया जाता है गोवा में ऐसा, केरल क्यों प्रसिद्ध है, कश्मीर क्यों प्रसिद्ध है या फिर हांगकांग क्यों प्रसिद्ध है। तो देखो एक एक स्टार्ट करते हैं। हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है, तो ए का हमारा लग रहा है 500, मतलब पहला भी हो सकता है, पाँच तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। केरल में क्या खाया जाता है, तो आपको पता है केरल में हमेशा टेपियोका करी के साथ जो जमीन के अंदर उगता है टेपियोका, थोड़ा अदरक जैसा दिखाई देता है, तो केरल इसलिए प्रसिद्ध है। तो इसका 1 वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला करके देखते हैं, कश्मीर क्यों प्रसिद्ध है। कश्मीर में सरसों से बने हुए तेल में मछली पकाई जाती है इसलिए प्रसिद्ध है। गोवा क्यों प्रसिद्ध है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली वहां पर खाई जाती है इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, छोले भटूरे तो हर कोई इंसान खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए विवरण पर विचार करिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। मनाली के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान वहां पर रखा जाता है। लेह लद्दाख की यहाँ पर बात हो रही है। जानवर और जरूरत का सामान और जानवरों को नीचे की मंजिल पर रखा जाता है। तो अब आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, आवास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो राजस्थान वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बांस से बने घर तो असम में बनते हैं, तो दूसरा यहाँ पर गलत है और तीसरा यहाँ पर सही है, क्योंकि लेह में जो है हमारे 2 मंजिला घर आपको दिखते हैं, नीचे एनिमल्स रहते हैं और ऊपर मनुष्य लोग निवास करते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथियों के विषय में कथन पर आपको विचार करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी। और एक बहुत बड़ा हाथी जो है एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, बहुत पसंद होता है, इनको ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सारे फैसले लेती है और हाथी जो होते हैं सारे उनके फैसले को मानते हैं, मतलब मेन हेड जो होती है यहाँ पर हथिनी होती है। ठीक है, ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में आता है। देखो ए स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि 200 किलोग्राम यहाँ पर बात की गई है, मोर देन 200 किलोग्राम बोल सकते हैं। और तीसरा भी यहाँ पर सही लग रहा है, पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। और हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सारे डिसीजन लेती है, वो हेड होती है। जैसे मधुमक्खियों में एक जो मादा मधुमक्खी होती है वो हेड होती है, ऐसे ही यहाँ पर सेम हाथी में भी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आपको सही लग रहा है, तीसरा सही लग रहा है और डी सही लग रहा है, मतलब ए, सी और डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का होता है। शकरकंदी, मूली, हल्दी, मतलब एक जड़ बताना है आपको। गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक या फिर गाजर, हल्दी और अदरक। आपसे पूछा गया जड़ कौन कौन सी है, तो गाजर, चुकंदर और मूली जो है इन्हें हम लोग जड़ बोलते हैं। आलू एक प्रकार का तना होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गाजर, चुकंदर और मूली जो है यहाँ पर हमारा जड़ों का एक समूह बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ होता है जो कहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, अबू धाबी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने देखा था रेगिस्तानी ओक एक जो पौधा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। उसमें लोग क्या करते हैं, उसके तने में हमेशा पानी इकट्ठा हो जाता है, उस तने को काट कर वो अपने पीने का पानी वहां पर कलेक्ट करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है,
चलिए, तो ये सीटेट का हमने एक प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसमें वो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वहाँ पर नहीं टाइप किया था और एक क्वेश्चन में आपका मिस्टेक आया था जिसमें आपको पता करना था कि आंसर क्या होगा, जिसमें हमने ए, बी, सी और डी 3 आंसर सोचे थे, ए, बी और डी सोचा था और उसका आंसर वहाँ पर ऑप्शन में ए और बी दिया था। एक बार और अपन उसको देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में एक डाउट हो गया था कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके वृत्तांत सुनाते, कहानियां सुनाते हैं। शिक्षक यदि बहुत इफेक्टिव वे में चीज़ों को सिखा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो भी पर्यावरण को सीखने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। तो अपन को ए, बी और डी सही लग रहा है क्योंकि ये अधूरा है, व्याख्या और प्रदर्शन भी करना है। ठीक है, तो ए, बी और डी सही है, लेकिन ऑप्शन में एग्जाम में नहीं था, तो हम लोग ए और बी यहाँ पर क्लिक करके आ सकते हैं क्योंकि ये तो पता है कि ए और बी यहाँ पर सही है। तो आंसर आपका ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पेपर हमारा 30 क्वेश्चन हमने सीटेट के पेपर के यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। कल इसी टाइम पर आपको एक पेपर और मिलेगा जिसमें हम अगेन 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और जो आपको होमवर्क दिया है थीम और सब थीम के बारे में वो आपको कमेंट करके बताना है। सेशन को देखने के लिए थैंक यू।